ओके, सो कोड से हमारा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, नाम से लग रहा है कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट एन इजी जॉब। थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे आपको इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। ठीक है, और ग्रेडिंग पॉलिसी, ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे आज। सो लेट्स बिगिन। पहले मुझे चैट में बता दें कि स्क्रीन सबको नज़र आ रही है। चैट में रिप्लाई कर दें स्क्रीन सबको आ रही है। ओके, गुड, ऑलराइट। सो ठीक है, सो द पॉइंट इज, आपका ये कोड है, फेमिलियर है इस कोड से। सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, सेम सिंटैक्स है तीनों का। तो ये जो कोड लिखा हुआ है, ये जब आप लिख के कंपाइलर में किसी भी कंपाइलर के अंदर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपका कोड रन हो जाता है। तो वो कैसे रन होता है, जबकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कोड, और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या कोई भी मशीन है, that doesn't understand English or any other language. The language of computers is binary, zeros and ones only. ठीक है, तो ये काम कैसे होता है फिर? तो द आंसर इज कि आपके पास एक ट्रांसलेटर होता है जो कि एक लैंग्वेज के कोड को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, या इस सी के कोड को कंप्यूटर के कोड में, इनके बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर वो आपका कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, तो वो जो ट्रांसलेटर होता है, ये बेसिकली इस कोर्स का मकसद है। तो दो तरह के ट्रांसलेटर्स हैं हमारे पास, कंपाइलर्स, एंड द सेकंड वन इज, एक और तरह का ट्रांसलेटर होता है। वो कौन सा होता है, उसका नाम बताएं। कंपाइलर के अलावा दूसरे टाइप का ट्रांसलेटर जो होता है, उसको क्या कहते हैं? सर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। ओके, तो हम इस कोर्स में स्पेसिफिकली कंपाइलर की बात कर रहे होंगे। दोनों का डिफरेंस पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। आप जैसे कोड की एक स्टेटमेंट टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो आपको इमीडिएटली उसके रिजल्ट्स शो कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन कंपाइलर में ये होता है कि आप कंप्लीट प्रोग्राम लिखते हैं, उसको एट वंस पूरा प्रोग्राम कंपाइल कर देते हैं फ्रॉम सोर्स टू टारगेट लैंग्वेज। अब टारगेट लैंग्वेज कंपाइलर के लिए लाजमी नहीं है कि बाइनरी मशीन लैंग्वेज ही हो। आजकल के जो मॉडर्न कंपाइलर्स हैं, सी शार्प का कंपाइलर आप एग्जांपल ले लें, तो वो पहले एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। इंटरमीडिएट कोड या इंटरमीडिएट फॉर्म हम उसको कहते हैं। ठीक है, और बाद में सेकंड जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है जो कि उसको मशीन स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट करता है। ऐसा क्यों करते हैं? पोर्टेबिलिटी के लिए, या इंडिपेंडेंस, मशीन इंडिपेंडेंस या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन, कॉमन इश्यूज। मेन इशू क्या है? आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपकी इनपुट जो सोर्स कोड है उसको रीड करके उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोड लिखा हुआ है, तो इस कोड में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे आप वाइल
लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक कर्ली ब्रेस ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने न्यू लाइन लिखी। मैं विजुअल स्टूडियो में शो कर देता हूँ। आपने जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं न्यू लाइन आ जाती है, और न्यू लाइन के साथ साथ मैं एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया, उसी को खोल लेते हैं। न्यू लाइन के साथ साथ आपका एक इंडेंटेशन यानी कि एक टैब स्पेस लग जाता है, ठीक है। ये कैरेक्टर्स आपको एडिटर शो नहीं कर रहा होता, लेकिन जब आप कोड को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर को ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कंपाइलर को इग्नोर करनी है, न्यू लाइन एंड टैब स्पेस, ठीक है। इसी तरीके से आपने इफ लिखा, इफ के बाद भी आपने एंटर किया, तब भी न्यू लाइन एक और टैब स्पेस आ गया। मैं इसका कोड खोलता हूँ, प्रोग्राम कंपाइलर, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डेमो, ठीक है। तो आपने जैसे ये लिखा वाइल ट्रू, तो मैंने एंटर प्रेस किया, न्यू लाइन, और न्यू लाइन के साथ साथ एक टैब स्पेस आ गया, ठीक है। तो उसके बाद मैं कुछ भी लिखता हूँ, इफ तो अब मैंने एंटर किया, उसके बाद एक और न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, जो कि आपको ये एडिटर डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि आपके काम का नहीं है वो, और एक टैब स्पेस, दोनों वाइट स्पेस कैरेक्टर्स एक्चुअल में एंटर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर को अंडरस्टैंड करना है, ये चीज़ें इग्नोर करनी है, कौन सी चीज़ें काम की हैं, कौन सी इग्नोर करनी है, ठीक है। और इसके अलावा कमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो कमेंट्स भी कंपाइलर को इग्नोर करने हैं। तो ये कंपाइलर का मेन टास्क, पहला टास्क ये है कि वो अंडरस्टैंड करे कोड को, और इस फर्स्ट फेज को जिसमें कंपाइलर अंडरस्टैंड कर रहा होता है उसको हम एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। अब एनालिसिस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ये दोनों काम एक साथ ही कर रहा होता है, कोड को एनालाइज भी कर रहा होता है, एनालाइज करके एग्जीक्यूट भी कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें इमीडिएट एग्जीक्यूशन होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी डिबगिंग आसान हो जाती है। आप कोई भी कोड लिखते हैं, लाइन लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो आपको डायरेक्टली उसका रिज़ल्ट पता चल रहा होता है, और प्लस में वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, ठीक है। तो आपकी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे, किसी वेरिएबल की वैल्यूज़ देख सकते हैं। कंपाइलर के केस में हमें ये काम करने के लिए ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ता है इंटरेक्टिव रखने के लिए कोड को, ठीक है। तो खैर इंटरप्रेटर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हम कंपाइलर की ही बात करेंगे। तो कंपाइलर रीड्स एंड एनालाइज इंटायर प्रोग्राम, और उसके बाद ये क्या करता है, अगर आपका प्रोग्राम सही है, इसमें कोई भी लेक्सिकल, सिंटैक्स या सिमेंटिक एरर नहीं है, तो वो सिमेंटिकली इक्विवेलेंट प्रोग्राम ट्रांसलेट कर लेता है किसी और लैंग्वेज में, यूजुअली असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, सिमेंटिकली इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या है, सिमेंटिक्स क्या होती है, इसका मतलब होता है लॉजिकली इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इंट ए इक्वल्स 1+2, 1+2, ठीक है। एनीवे, मेरे ख्याल से ये फ़ोन काफ़ी बड़ा है, सबको नज़र आ रहा होगा।
सो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इंट a यस इक्वल्स सर। 1 + 2, ठीक है। अब जब मशीन लैंग्वेज में इसको कंपाइलर ट्रांसलेट करेगा तो वो इसको इस तरह से नहीं करेगा कि a को असाइन कर रहा होगा वैल्यू और वैल्यू असाइन करने से पहले इसको 1 + 2 करके लिखेगा, बल्कि वो कंपाइलर बेसिकली ये कर देगा, ठीक है। अब इसमें क्या फ़ायदा है, एक तो देखें कि ये जो प्लस ऑपरेशन है, ये कोई भी ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करते हैं वो टाइम लेता है, ठीक है। तो कंपाइलर उसको ऑप्टिमाइज करके एक सिंगल स्टेटमेंट बना देगा, ठीक है। अब ये सिमेंटिकली दोनों सेम है, ठीक है, सिमेंटिकली, क्योंकि इनका रिजल्ट लॉजिकली सेम है, लॉजिकली दोनों स्टेटमेंट सिमिलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेहतर स्टेटमेंट कौन सी है आपके हिसाब से? सेकेंड वन, बिकॉज दिस इज फास्टर, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, a = a+1, एक स्टेटमेंट ये है, दूसरी स्टेटमेंट ये है। अब दोनों सिमेंटिकली सिमिलर हैं, सेम काम करती हैं, लेकिन कंपाइलर ये स्टेटमेंट यूज़ करेगा क्योंकि ये फास्ट होती है, ठीक है। कंपाइलर का एक काम ये भी होता है कि कोड को ऑप्टिमाइज कर दे। तो सिमेंटिकली इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि एंड रिजल्ट सेम आना चाहिए, एंड रिजल्ट सेम हो, ठीक है। अब एंड रिजल्ट सेम हो लेकिन आपकी स्टेटमेंट्स चेंज भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, जैसे हमने ये जो एग्जांपल्स देखी थी, ठीक है। तो अच्छा, तो कंपाइलर अनलाइक असेंबलर आपके कोड को ज़्यादा एफिशिएंट करता है, ठीक है, एंड improves the program in some fashion. Offline processes compile time overhead. कंपाइलर में ज़्यादा टाइम लग रहा होता है क्योंकि कोड ज़्यादा होता है वहाँ पे कंपाइल करने के लिए। इन केस ऑफ इंटरप्रेटर यू हैव ओनली 1 or 2 और ओनली फ्यू स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, सो उसमें आपका टाइम कम लग रहा होता है, आप सिर्फ कोड लिखते हैं और एंटर करते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इंटरप्रेटर की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर खोलता हूँ, ये मेरे पास क्रोम मैंने खोला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा, चलो मैं मैग्नीफायर में दिखा देता हूँ। कंसोल, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर खुल गया क्रोम के अंदर। अब मैं लिखता हूँ a = 1, तो जैसे ही मैंने a = 1 किया, इसने इंटरप्रेटर ने इसको इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट कर दिया, इसका सिंटैक्स सही था तो इसने इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं a को एंटर करता हूँ तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। तो इंटरप्रेटर जस्ट इन टाइम, आप जैसे ही स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रेस एंटर एंड यू हैव द आउटपुट, ठीक है। अगेन वापस आते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं। अच्छा, आपका कंपाइलर जब एग्जीक्यूट होता है तो कंपाइलर से पहले और बाद में कुछ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो आप सोर्स कोड लिखते हैं, सी की एग्जांपल अगर आप ले लें तो जितने भी हैश इंक्लूड स्टेटमेंट्स होते हैं या हैश से डायरेक्टिव्स जितने भी आते हैं, उनको पहले प्री प्रोसेसर क्या करता है, रिप्लेस करता है एक्चुअल वैल्यूज से। फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड stdio.h, वो आप लिखते हैं तो stdio.h फाइल के अंदर जितने भी हेडर्स होते हैं, प्रोटोटाइप्स होते हैं फंक्शंस की, वो सारी आपकी मेन सोर्स कोड में इंक्लूड करता है प्री प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद आपको रिटर्न करता है मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम,
मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम में आपका जो हैश इंक्लूड की स्टेटमेंट्स होती हैं उनका कोड रिप्लेस होके कंप्लीट कोड मिल जाता है। तो मॉडिफाइड सोर्स कोड में हैश इंक्लूड स्टेटमेंट्स नहीं होती। उसके बाद आपका कंपाइलर आता है। कंपाइलर आपका टारगेट कोड जनरेट करता है, फॉर एग्जांपल असेंबली प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आपका असेंबलर आता है। असेंबली लैंग्वेज अगेन मशीन स्पेसिफिक होती है, तो जिस मशीन पे कंपाइल होगा उसी का स्पेसिफिक असेंबलर आपका कोड जनरेट करेगा, रीलोकेटेबल मशीन कोड, ठीक है। अब रीलोकेटेबल मशीन कोड क्या होता है? तो रीलोकेटेबल मशीन कोड ये होता है कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास ये बुक है फॉर एग्जांपल कंपाइलर की सेकेंड एडिशन, ये मैंने शेयर भी कर दिया। तो इसको फॉर एग्जांपल मैं खोलता हूँ चैप्टर नंबर 1 लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 1, यहाँ पे पेज नंबर क्या आ रहा है? 2, लेकिन एक्चुअल पेज नंबर इसका क्या है? 27 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बुक। बुक की बिगिनिंग से उसका पेज नंबर है 27, लेकिन बुक का पेज नंबर है 2। यहाँ से स्टार्ट से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर्स, ठीक है। तो ये दो तरह के हैं। तो जो यहाँ पे जो रीलोकेटेबल कोड है आपका, ये भी इसी तरीके से होता है। जब आप कोड असेंबल करते हैं तो उसकी जो एड्रेसिंग होती है वो रिलेटिव होती है, और जब आप उसको एक्चुअल में जाके टारगेट मशीन पे एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका जो रीलोकेटेबल कोड है वो एक्चुअल कोड के अंदर जाके एक्चुअल एड्रेस के अंदर एग्जीक्यूट होता है, जो कि डिफरेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक्चुअल जो फिजिकल पेज नंबर है वो 26 है बुक का, लेकिन रिलेटिव या रीलोकेटेबल पेज नंबर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज 1, ठीक है। तो ये चीज़ अगेन किस पे डिपेंड करती है? रीलोकेटेबल मशीन कोड पे आपकी जो एड्रेसिंग होती है वो रिलेटिव होती है, जनरल होती है, ठीक है। 1 से 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब वो उसकी एक्चुअल एड्रेस क्या बनेगी फिजिकल मशीन पे, वो जब एग्जीक्यूट होगी उसमें एक्सटर्नल लाइब्रेरीज लिंकर क्या करता है, आपकी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को लोड करता है, क्लासेस को या फंक्शंस को। तो वो उस हिसाब से फिर डिफरेंट बनेगी जब एक्चुअल कोड आपका मशीन पे एग्जीक्यूट होगा। तो उसको हम रीलोकेटेबल मशीन कोड कहते हैं, ठीक है। तो ये कोड फाइनली एग्जीक्यूटेबल कोड कब बनता है? जब आपका लिंकर एग्जीक्यूट होके उसमें जितनी भी फंक्शंस, फॉर एग्जांपल फंक्शंस को कॉल किया गया है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इस तरह के कोई भी एक्सटर्नल फंक्शंस हैं, तो उनको पहले उसमें कंबाइन करता है बाइनरी फाइल में। तो उसके बाद आपका टारगेट मशीन कोड बन जाता है जो कि एग्जीक्यूटेबल होता है। अच्छा, आप कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न कंपाइलर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, क्योंकि कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों अब हाइब्रिड अप्रोचेस आ रही हैं जिसमें आप दोनों चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं प्योर कंपाइलेशन क्या होती है। प्योर कंपाइलेशन में आपका हाई लेवल का कोड टारगेट मशीन प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्योर कंपाइलेशन है, ठीक है। इनपुट देते हैं सोर्स कोड, कंपाइलर आपका टारगेट प्रोग्राम में आउटपुट कर देता है। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बता दें कि ये जो फेजेस हैं ये आपको समझ में आ रहे हैं? थोड़ा सा रिपीट कर दें। रिपीट तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो वहाँ से हो जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो वो बता दें, इनमें से किसी फेजेस में या पीछे किसी स्लाइड में
स्लाइड ऑलरेडी शेयर्ड है, ये PDF डॉक्यूमेंट मैंने बना के रख दिया है, तो आप अपने पास भी इसको खोल के देख सकते हैं। तो उसको देख लें, अगर किसी को किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। चैट में भी लिख सकते हैं। सर ये बुक शेयर करें। बुक ऑलरेडी शेयर्ड है। अगर मैं आपको दिखा दूं, टीम्स में जाएं, टीम्स में जनरल, यहाँ पे फाइल, ये देख लें, मैग्नीफायर में फाइल टैब खोलेंगे, क्लास मटेरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बुक का फोल्डर मैंने अलग से बनाया है, इसमें ये पड़ा हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लें। हो सकता है मैं इसको बाद में रिमूव भी कर दूं, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लें बुक को यहाँ से। अच्छा, एक और चीज़, अगर हाँ, एक और चीज़, मैं आपको असाइनमेंट जब दूंगा तो वो मैं इस असाइनमेंट टैब्स के अंदर जाके ऐड कर दूंगा, तो असाइनमेंट्स को आप यहाँ से एक्सेस कर लें और यहीं पे सबमिट कर देंगे आपको। ये जो मेन चैनल का आपका चैट है पोस्ट के नाम से, इसमें इसमें जो है ना, आप चैट में ना लिखें, इसमें ना लिखें, बल्कि आप या तो मैसेज में लिख दें, या तो जो मीटिंग की चैट चल रही होती है उसमें आप मैसेजेस किया करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो आपका यहाँ पे क्लटर हो जाएगा काफ़ी, आपको क्लास ढूंढने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। सो होप सबको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो आपने माइक सब, हाँ ठीक है, तो माइक्स अपने आप बंद कर दें। माइक बंद कर। Okay, anyway, so let's move on. So प्योर कंपाइलेशन जो होती है, सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर, टारगेट प्रोग्राम। प्योर इंटरप्रिटेशन क्या होती है? प्योर इंटरप्रिटेशन में interpreter, it stays around for the execution of the program, for an interpreter keeps control during the execution. तो ड्यूरिंग इंटायर टाइम जब भी आप कोड लिख रहे होते हैं तो इंटरप्रेटर के पास ही पूरा कंट्रोल होता है। जब भी आप लाइन लिख के एंटर करते हैं तो इंटरप्रेटर उसको डायरेक्टली उसका कंट्रोल गेन करके लाइंस को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो अब दोनों के फ़ायदे क्या हैं? इंटरप्रेटर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर डिबगिंग। आप कोड लिख रहे होते हैं, उसी टाइम आपका लाइन का आउटपुट आ रहा होता है, उसी टाइम आपको पता चल रहा होता है। कंपाइलर में क्या होता है, आप पूरा कोड लिख रहे होते हैं, एरर आता है तो आपको कोड में जाके खुद से डिबग करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। अब कंपाइलर का फ़ायदा क्या होता है? परफॉर्मेंस अच्छी होती है, पूरा का पूरा कोड कंपाइल करता है, उसको ऑप्टिमाइज करके बिल्ड कर देता है, ठीक है। कंपाइलेशन, अच्छा, ये हाइब्रिड अप्रोच की हम बात कर रहे थे, तो सम लैंग्वेजेस इंक्लूड बोथ कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। सो कंपाइलेशन और सिंपल प्री प्रोसेसिंग इज फॉलोड बाय इंटरप्रिटेशन। तो इसकी एक एग्जांपल जावा भी है। तो जावा में आप क्या करते हैं, जावा में आप सोर्स कोड बिल्ड करते हैं, तो जावा का जो कंपाइलर है वो आपका जो प्रोग्राम बिल्ड करता है वो इंटरमीडिएट प्रोग्राम, जिसको हम जावा बाइट कोड कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर सेकंड, जावा वर्चुअल मशीन JVM आपका मशीन
डिपेंडेंट कोड में, क्योंकि जावा मशीन इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आप किसी भी सिस्टम पे सोर्स कोड लिखें, उसको कंपाइल करें, आपका बाइट कोड इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आपका कोड कंपाइल हो जाता है। उसको आप फिर किसी भी मशीन में जाके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग JVM या जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है। आप किसी भी मशीन पे कंपाइल करेंगे, इंटरमीडिएट कोड सेम जनरेट होगा। अब जब आप उसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो एग्जीक्यूशन से पहले आपका जो इंटरमीडिएट कोड है वो टारगेट कोड में कन्वर्ट होगा। टारगेट कोड अब अगेन डिफरेंट होगा सारी मशीन्स के लिए, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वंस अगेन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स। हम अपने कोर्स में प्योर कंपाइलेशन देख रहे होंगे। सो कंपाइलर स्ट्रेटजीज क्या होती हैं इम्प्लीमेंटेशन की। सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग रन होती है। प्री प्रोसेसिंग में आप क्या करते हैं, प्री प्रोसेसर को आप कंपाइलर का पार्ट भी रख सकते हैं, या फिर आप उसको एज आ सेपरेट एंटिटी भी रख सकते हैं, सेपरेट प्रोग्राम भी रख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, वाइड स्पेसेस कमेंट्स, वाइड स्पेस की एग्जांपल हमने देखी थी विजुअल स्टूडियो के अंदर। ये वाइड स्पेसेस हैं, इनको रिमूव कर लेता है। कमेंट्स हैं, इनको रिमूव कर लेता है, क्योंकि ये चीज़ें हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ग्रुप्स कैरेक्टर्स इनटू टोकन्स, एक्सपेंड्स एब्रीविएशंस इन द स्टाइल ऑफ मैक्रो असेंबलर। ये सी की बात कर रहा है। सी में हम मैक्रोज, हैश डिफाइंड मैक्रोज जब लिखते हैं तो उनको रिप्लेस करता है एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ। उसको एब्रीविएशन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिफाइज सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस मॉड्यूल में कौन सी चीज़, कौन सा फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, ये मस्ट नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें प्री प्रोसेसर के अंदर ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो लाइब्रेरीज, रूटीन्स, फंक्शंस एंड लिंकिंग। तो लिंकर प्रोग्राम कंपाइलेशन के बाद क्या करता है, आप जो लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं उनको आपके कोड के साथ, ये जो इनकम्प्लीट मशीन लैंग्वेज कोड है जिसको हमने पहले रीलोकेटेबल कोड कहा था, ठीक है, वो जनरेट होता है। उसमें फिर लिंकर जो एक्चुअल लाइब्रेरी यूज़ हो रही होती हैं उनको लिंक करता है। ठीक है, फिर आपका कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है। यहाँ पे एग्जांपल है सी प्री प्रोसेसर की। ये चीज़ आई डोंट नो कि आपने पहले देखी है या नहीं। सी प्री प्रोसेसर एक काम ये भी करता है, कुछ पोर्शन आपके कोड के डिलीट करता है। फॉर एग्जांपल मुझे इसका एक्चुअल सिंटेक्स हैश इफ डिफाइंड वर्जन 2 else ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है, सी की है। सी शार्प में तो खैर ये नहीं, एरर ही देगा। तो सी में आप कंडीशनल कंपाइलेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कोड लिखते हैं, उस कोड में आप डिफरेंट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या डिफरेंट वर्जन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके लिए आप डिफरेंट कोड डिफाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन ये है, वर्जन नंबर 2 है, बिल्ड नंबर 2 है, तो आप ये कोड इम्प्लीमेंट करें, अगर अदरवाइज़ आप ये कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर ये काम भी करता है कि वो पहले वर्जन चेक करता है,
तो जो स्पेसिफिक वर्जन होता है वो कोड रहने देता है, बाकी का कोड वो डिलीट कर देता है, यानी कि प्रोसेस करने से पहले, कंपाइलर को देने से पहले उसको रिमूव कर देता है। अगेन इस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, ये एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। डायनामिक एंड जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, इसमें क्या होता है, some programming languages delay compilation until last moment। एग्जाम्पल हमारे पास दोनों की है, जावा एंड सी शार्प। जावा में बाइट कोड जनरेट होता है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट कब होता है, जब आपका एक्चुअल कोड आपका जब रन होता है, तब इसको एक्चुअल टारगेट कोड में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो टारगेट कोड मशीन डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है बाइट कोड, ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। इसी तरीके से सी शार्प में भी होता है। सी शार्प का कंपाइलर आपका CLR इन्वायरमेंट यूज़ करता है, रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा JVM यूज़ करता है, और इसी तरीके से सी शार्प CLR इन्वायरमेंट यूज़ करता है, रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जब आप सी शार्प पे प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने विंडोज़ 7 पे कोड कंपाइल किया, ठीक है, उसको आप फिर पोर्ट करके विंडोज़ 10 में चलाते हैं, तो वो बगैर किसी इश्यू के चल जाएगा। वो क्यों होता है, वो इसलिए कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो है, ये पहले इंटरमीडिएट फॉर्म में कंपाइल करता है, फिर जब आप एक्चुअल में जाके उसको रन करते हैं, तो वो फिर एक्चुअल बैकएंड पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम और मशीन है, उस टारगेट के हिसाब से कोड जनरेट करके उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डायनामिक एंड जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, ठीक है। और जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन का एक और फीचर ये भी है कि आपका कोड फॉर एग्जांपल बड़ा है, तो उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, तो जो मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा वही मॉड्यूल कंपाइल होके उसको रन करेगा। जो मॉड्यूल एग्जीक्यूट नहीं होते उनको वो टारगेट में कंपाइल नहीं करता, ठीक है। अब ये कंपाइलर की कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं, सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा। ऑप्टिमाइजेशन कंपाइलर का एक अहम रोल होता है, एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल है। पाइथन कॉमनली यूज़ होता है, इसके अलावा रूबी है, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। हाइब्रिड अप्रोच की बात कर रहे हैं तो अगेन जावा की बात हमने पहले भी की थी, हाइब्रिड होता है, इसका मतलब ये है कि वो जस्ट इन टाइम कंपाइल कर लेता है उसको इंटरप्रेटर के तौर पे, ठीक है। जब एग्जीक्यूट करते हैं तो इंटरप्रेट्स बाइट कोड डायरेक्टली और कंपाइल सम कोड और ऑल कोड। जो कोड यूज़ होता है उसको वो कंपाइल करता है, सारे कोड को वो कंपाइल नहीं करता। कंपाइलर क्या करता है, सारे के सारे कोड को एक साथ कंपाइल कर देता है, लेकिन जब आप जावा की बात करें हाइब्रिड अप्रोच में, तो जो कोड यूज़ होगा उसी को कंपाइल करेगा। इससे क्या होगा, आपकी एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट होता है, इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ वेरिएशंस भी हैं यहाँ पे इसी डायनामिक कंपाइलेशन की, हाइब्रिड अप्रोचेस की, जो कि जावास्क्रिप्ट हैस्केल लैंग्वेजेस में यूज़ होती हैं। थोड़ा आहिस्ते यहाँ आहिस्ते पे चलें सर। वैसे मैं चल तो नहीं रहा, बैठा हुआ हूँ, लेकिन कहते हो तो खैर मैं कोशिश करता हूँ। एनीवे, जी हाँ सर, थैंक यू। सर समझ आज क्वेश्चन सर आ रहा है वर्कलोड सर। ज़्यादा है। ठीक है, मेरे गले में खुद दर्द हो रहा है, तो मैं स्लो हो जाता हूँ। सर टैग नहीं है। सर आवाज ये आ रही है। ठीक है, ठीक है, आपको जो कमेंट्स करने हैं ना वो चैट में लिख दें। माइक के लिए मैं टाइम दूंगा।
आप पहली बात तो ये मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम तो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से या कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चीज़ें कवर नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, हम सिंपल कंपाइलेशन, प्योर कंपाइलेशन की तरफ जाएंगे। ये चीज़ें जस्ट फॉर योर नॉलेज हैं। ठीक है, और आप इनको लेक्चर रिपीट करके वीडियो में भी देख सकते हैं। तो एनीवे, हाइब्रिड अप्रोच की ये डायग्राम लिखी हुई है। आपका सोर्स प्रोग्राम ट्रांसलेटर इंटरमीडिएट कोड में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, इंटरमीडिएट वर्चुअल मशीन आउटपुट में ट्रांसलेट कर लेता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट आप टॉपिक है कंपाइलर क्यों पढ़ें। तो क्यों पढ़ेंगे कंपाइलर, पता है? कोई रीज़न है इसकी, या बस कोर्स मिल गया है तो पढ़ रहे हैं बस? लग तो ऐसा ही रहा है सर। अच्छा, ओके। अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? 50 अटेंडीज हैं अभी। ठीक है, यहाँ तक किसी को है कोई क्वेश्चन है? ओके, सो ये कुछ रीजंस है। अगर आप प्रोफेशनल डेवलपर या फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे पहला रीज़न, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बेहतर होंगी। ठीक है, क्योंकि आपको कंपाइलेशन के बैकएंड के कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो बेहतर कोड लिख सकेंगे। ठीक है, इंसाइट इनटू इंटरेक्शन बिटवीन लैंग्वेजेस, कंपाइलर्स एंड हार्डवेयर। ठीक है, कंपाइलर ये सारे इश्यूज डील कर रहा होता है तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स कौन सी यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद डिबगर, कोड डिबगर, आपके डिबग कैसे करेंगे। एंड फाइनली बेटर इंट्यूशन ऑफ व्हाट योर कोड इज़ डूइंग एट द बैक एंड। बैक एंड पे आपका कोड कैसे चल रहा है, क्या काम कर रहा है। उसके अलावा जब आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जाएंगे तो कंपाइलेशन टेक्निक्स, कंपाइलर पूरा का पूरा तो नहीं लेकिन उसकी कुछ टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं प्रोफेशनल वर्क के अंदर। फॉर एग्जांपल आप APIs बनाते हैं वेब की या मोबाइल्स की, तो वहाँ पे आपको मोस्टली पार्सिंग करनी पड़ती है। ठीक है, पार्सिंग में XML, JSON और इस तरह की छोटी छोटी लैंग्वेजेस का कोड आपको पार्स करना पड़ता है या इंटरप्रेट करना पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा टूल्स हैं, वेरीफायर्स, चेकर्स, डेटाबेस इंजन्स, क्वेरीज, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर इनमें सारी चीज़ें तो यूज़ नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आपको बैक एंड पे आइडिया हो रहा होगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, ब्लेंड थ्योरी एंड इंजीनियरिंग, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल कंपाइलर के लिए एक प्री रिक्विजिट है, आपने ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ा है। ठीक है, तो वो आपने सिर्फ एज अ थ्योरी ही पढ़ा होगा, इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, लेकिन कंपाइलर के केस में आप वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि थ्योरी एंड इंजीनियरिंग साथ साथ चलेंगी। आप थ्योरी भी देखेंगे और इसकी करस्पॉन्डिंग इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियरिंग कैसे होती है। ठीक है, उसके अलावा ये है टॉपिक जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, रिसोर्स एलोकेशन ऑप्टिमाइजेशन। ये चीज़ें कंपाइलर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होती हैं। रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करेगा। ठीक है, स्पेशली जब आप पैरेलल प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस केस में रिसोर्स एलोकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ बिग इशू। ठीक है,
और इस तरह के प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटा थियरी के अंदर एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी कंपाइलर कैसे डील करते हैं इसका आइडिया भी होगा कंपाइलर पढ़ने के बाद। खैर ये हमारे कोर्स का टॉपिक नहीं है। एंड ideas from many parts of computer science and engineering, greedy algorithms, heuristic search, dynamic programming एंड थियरी के अंदर आपके ऑटोमेटा थियरी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, DFAs, पुश डाउन ऑटोमेटास, रेगुलर एक्सप्रेशंस, पैटर्न्स। ठीक है, तो सिस्टम की बात करें तो रिसोर्स एलोकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, और अगर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर लेवल की ये चीज़ें, ये सारी कंपाइलर के अंदर कवर होती हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन, यू मे राइट अ कंपाइलर योरसेल्फ, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद आप पार्सर्स और इंटरप्रेटर्स XML वगैरह के लिए आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये खैर मैं आपको टास्क नहीं दूंगा। आप कुछ सवाल हैं? कंपाइलर खुद बनाएंगे? वो मैं बताता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर, कंपाइलर की अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपाइलर इटसेल्फ इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसको सिंपल रखने के लिए या टास्क को थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको डिवाइड किया गया है दो फेजेस में, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड आपका डील करता है सिर्फ सोर्स कोड एनालिसिस से डील करता है, यानी कि सोर्स कोड को रीड करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसकी मीनिंग निकालता है, सेमांटिक, और सिर्फ ये चेक कर रहा होता है उसमें कोई एरर्स तो नहीं है। ठीक है, अगर सोर्स कोड एनालिसिस सही होता है, कोई एरर नहीं आता, तो फिर आपका बैक एंड कंपाइलर का एग्जीक्यूट होता है जो कि सिंथेसिस फेज कहलाता है। उसमें फिर आपका एक्चुअल कोड ट्रांसलेशन हो रही होती है। फिर ट्रांसलेशन के साथ साथ और इश्यूज भी उसमें हो रहे होते हैं, जैसे रिसोर्स एलोकेशन है या कोड ऑप्टिमाइजेशन है, टारगेट मशीन स्पेसिफिक कोड जनरेशन है। ये सारी चीज़ें फिर बैक एंड डील कर रहा होता है। ठीक है, और इन दोनों फेजेस में फिर फर्दर काफ़ी सारे सब फेजेस भी हैं। तो आपका सोर्स प्रोग्राम फ्रंट एंड, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, बैक एंड, टारगेट कोड जनरेट करेगा। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चंस लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में कंपाइलर यूज़ होते हैं यूजुअली, बल्कि मोस्टली कंपाइलर यूज़ होते हैं। क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? स्लाइड्स अपलोड करते रहो ग्रुप पे सर। स्लाइड्स की अगर बात करें तो स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई हैं। मेरे ख्याल से स्लाइड रखना आपकी आदत ख़राब करने के बराबर है। बुक पढ़ें तो बेहतर है। ये फर्स्ट वन ओवरव्यू के नाम से रखी हुई है, लेकिन आपके लिए बेहतर ये है कि आप बुक पढ़ें। ठीक है, ये रखी हुई है मैंने। स्लाइड स्टार्ट है वो समझ नहीं आती, बुक क्या समझ आएगा? बुक में बेहतर समझ आएगा क्योंकि वहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है, यहाँ तो मैंने शॉर्ट करके लिखा है। ठीक है, बुक में डिटेल से लिखा हुआ है तो वो आपको बुक बेहतर निकालो। समझ।
सर बुक ऑलरेडी शेयर्ड है, ये पढ़ा हुआ है book। ये रखा हुआ है बुक, सही है, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, सर स्लाइड्स भी अपलोड करें ना। सब रखा हुआ है ग्रुप पे। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे हम इसके बाद थोड़ी देर ब्रेक करेंगे।